दोस्तों नमस्कार भाई। आज की हमारी इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चल रहे थे नस्लों की तरफ और काफ़ी नस्लें हमने पढ़ भी ली थी और जो बची हुई है उनको हम आज करेंगे। गायों की नस्लों को इस तरीके से याद कर लीजिए कि जीवन भर कभी भूले ही ना, जीवन में कभी ना भूले। इस तरीके से आप नस्लों को याद कर लीजिए। मैंने एक नस्ल के बारे में बताया था जो कि शाही थी। शाही थी इसलिए उसने चश्मा भी लगाया था, है ना, ये साहीवाल। तो शाही जो लोग होते हैं उनकी क्या क्या फितरत होती है वो सारी बातें हमने की थी कि शाही लोग जो होते हैं वो मोंटूमेगरी, यानी जो पाकिस्तान में जगह है जिसका नाम क्या है, मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी, तो ये मोंटगोमेरी जगह में इन्होंने काम किया है और मुल्तान के सुल्तान भी ये है। लटकी हुई ढीली नस्ल होने की वजह से इसको लोला कहा गया। और यानी साहीवाल जो है वो यानी शाही से यहाँ पर गल कंबल जो है वो बिल्कुल ढीली रहती है, पूरी स्किन ढीली रहती है इसकी। गल कंबल नहीं, पूरी स्किन ढीली रहती है, इस वजह से ढीली डाली है। शाही लोग तो ढीले डाले ही होते हैं ना यार, और कपड़े पहनते हैं वाह लटकते रहते हैं, तो वैसे लटकने वाले कपड़े पहनने की वजह से ये हो गया। रंग भाई लाल हुआ ही था और तेल लगाया हुआ जैसे इस पर रहता है। साहीवाल बहुत, मतलब इसको तेल लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से है। लंबी पारी खेलने वाली है। तो ये मैंने सहवाग का उदाहरण भी दिया था आपको। तो इस तरीके से सहवाग मुल्तान का सुल्तान कहलाया। और डेयरी के लिए सबसे बेस्ट, ये प्रश्न आएगा, डेयरी के लिए सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी है, इसके बारे में हमने देख लिया था। और पंजाब और हरियाणा में, यहाँ पर राजस्थान, ये इंडिया में कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में है। और राजस्थान में तो भाई शाही लोग कौन से थे, गंगा सिंह जी थे, है ना, गंगा सिंह जी जो कि गंगानगर और हनुमान जी के भक्त थे। तो साथ में अनूपगढ़ भी निकल ही गया वहाँ से, बीकानेर से। तो इस तरीके से ये पूरा मामला हमने सेटलमेंट कर लिया था। तो साहीवाल की चीज़ें जो है वो याद कर लीजिए। इसके उपनाम जो है वो मैंने सभी के अर्थ आपको बता दिए हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। और चश्मे वाली नस्ल भी ये है क्योंकि आंखों की तरफ क्या होता है, घेरा रहता है, आंखों के चारों तरफ सफ़ेद घेरा रहता है, ये इसकी विशेष पहचान है। और सींग जो है ना, इसका सींग का मामला जो है ना, वो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी देसी नस्ल है जिनमें सबसे ज़्यादा डी हॉर्निंग किया जाता है बछड़ियों को। तो डी हॉर्निंग भी इसी में किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि देसी नस्लें जितनी भी है वो सींग से अच्छी लगती है, लेकिन ये एक ऐसी नस्ल है इसमें सींग छोटे भी होते हैं और यूँ अच्छे नहीं आते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, कई लोग इसके सींग की डी हॉर्निंग कर देते हैं। डी हॉर्निंग किसे कहते हैं, सींग दाग देना, है ना, जो कलिका होती है बड। हालांकि डी हॉर्निंग तो बड़ों में होती है, लेकिन डिसबडिंग कह सकते हैं उसको। नाम तो डी हॉर्निंग जनरल पर में तो नाम डी हॉर्निंग ही लिया जाता है। तो उस कलिका को जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सींग नहीं आते हैं, क्योंकि इनके सींग जो है वो छोटे और अजीब किस्म के आती है, इस वजह से ये है। तो यहाँ पर देखिए, सींग में पैर इनके छोटे रहते हैं। ये मैंने सारी बातें आप लोगों को समझा दी थी। और शाही लोग हैं तो 2000 से कम देंगे भी नहीं, ये भी है कि 2000-2500 दूध देगी ये। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी साहीवाल के बारे में जो आपने कल अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। अब हम आए हैं आगे की बात पे, और आगे की बात जो है वो चलती है। अब देखिए, मैं पहले साहीवाल और गिर ये दोनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। साहीवाल भी चर्चा में है और गिर भी चर्चा में है। हालांकि साहीवाल का संबंध तो हमारे राजस्थान से बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ है मैंने बता दिया। गंगा सिंह जी जो थे वो हनुमान जी के भक्त थे, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र जो अलग हटा था, गंगानगर बीकानेर को मिला करके बनाया गया अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में भी ये है। तो ये 3 जगह ये है। अगर आप तसल्ली से बैठ के याद करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आप मिसमैचिंग हो जाओगे। मतलब जब सारी नस्लें पढ़ोगे ना तो एक दूसरे में इधर उधर हो जाएगी। तो इसलिए क्या करें, इसलिए सबको आप साहीवाल को शाही के नाम से याद कर लीजिए। गिर है उसको मैं गिरी के नाम से याद करवा दूंगा कि भाई ये तो गिरी ही गिरी हमेशा ही, ठीक है। तो गिर तो गिरी ही गिरी, और ये शाही लोग हैं। तो शाही तो गंगा सिंह जी थे ना, है ना, शाही तो गंगा सिंह जी थे जो हनुमान जी के भक्त थे, और अनूपगढ़ हो ही गया। तो ये आपको श्योरली याद रह जाएगा। अब डेयरी के लिए सबसे अच्छी, क्योंकि शाही लोग हैं वही काम आएंगे, तो डेयरी के लिए सबसे अच्छी यही है, क्योंकि सर्वाधिक दूध जो है एक ब्यात में सर्वाधिक दूध इसका माना गया है।
ठीक है, कितना है भाई, 2000 से 2500 लीटर। ठीक है, इस वजह से ये डेयरी के लिए बेस्ट है। अब साहीवाल डेयरी के लिए बेस्ट है क्योंकि साहीवाल जो है इनकी डेयरियां बहुत चलती है ना, इसीलिए आप साहीवाल को डेयरी की नस्ल कह सकते हैं। अब डेयरी की नस्ल तो यह है जिसमें कि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग में ये आती है, लेकिन डेयरियों पर जो रजिस्टर्ड डेयरियां हैं उन पर कौन सी नस्ल को मान्यता मिली है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि रजिस्टर्ड में जो है वो जो लाल सिंधी है उसको मान्यता मिली है, जबकि डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी है वो अच्छी है। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग की दृष्टि से ये जो है वो बहुत अच्छी नस्ल मानी गई है। तो ये था साहीवाल का विवरण जो आपने कल ही पढ़ लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे। कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। हम दुधारू नस्लों में चल रहे थे, मोंटगोमेरी, लोला, मुल्तानी, लंबी बार, तेली, ये सब नस्ल जिनके नाम हैं। तो कई बार क्या है कि ये आ सकता है कि लोला किस नस्ल का उपनाम है, तो साहीवाल का है। ठीक है, क्योंकि लटकता ढीली त्वचा के कारण है। और मुल्तानी, मुल्तान का सुल्तान, तो मुल्तान का सुल्तान तो शाही हुआ ना यार, वो भी तो शाही था। तो ऐसे करके लंबी बार खेलती है क्योंकि ज़्यादा दूध देती है, यही मान लो, सर्वाधिक ज़्यादा दूध, इस वजह से लंबी बार कह दिया गया। तेली, क्योंकि तेली इसकी स्किन होती है एकदम चमकदार, तो तेली स्किन इसी की होती है और किसी की नहीं होती, तो ये तेली हो गया। तो ये सब चीज़ें इसमें होगी। एक बार में सारी गायें पढ़ा करके और उनका सभी का विवरण जो है वो आपस में हम मैचिंग भी करेंगे कि भाई किस में क्या क्या है, किस में क्या क्या नहीं है, तो ऐसे करके वो सेट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, अब आते हैं भाई दूसरी दुधारू नस्ल पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी जो चल रही है वो है भाई गिर। शाही लोग हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन कोई चर्चा में तो कोई भी आ सकता है ना, तो ये है गिर। अब गिर में क्या होता है, गिर के कुछ विशेष ही तो लक्षण हैं और विशेष ही इसकी परिस्थितियां हैं। उन सभी को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स आपको बनाने हैं ताकि कभी भी जीवन में इनको आप भूले नहीं, तो नोट्स आप जरूर बनाइए। अब दुधारू नस्ल पर ही हम चर्चा कर रहे थे और दुधारू नस्ल ही एक और मैं आज लेके आया हूं जिसका नाम है गिर। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं गिर। तो गिर गाय जो है ये आपको दिख रही है। गिर गाय को देखते ही पता चल रहा है चौड़ा माथा, यानी इसका माथा जो है ना वो चौड़ा है, एकदम से सूजा हुआ है। अब सूजा क्यों है भाई, सूजा हुआ माथा, जब माथा सूजता है ना तो आंखों की जो ऊपर की पलक है ना वो भी सूज जाती है। तो इसकी आंखों की ऊपर की पलक जो है वो बड़ी है और आंखें अंदर धसी हुई, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आंखों को या पलक को ढक करके और फिर झांक रही हो। शर्मीली नस्ल भी इसे कहता है। तो चलिए एक एक करके सारे कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला जो है सबसे बड़ा, पहला इसका नाम देख लेते हैं हम। नाम है इसका गिर। ठीक है, GIR, गिर। तो इसको हम कह सकते हैं, जी ही इसका उत्पत्ति स्थल बताता है, नाम से ही। जी मतलब गिर, जी मतलब गुजरात। ठीक है, तो जी मतलब गुजरात। कहां है भाई इसका उत्पत्ति स्थल, कहां लिखा है भाई ने? उत्पत्ति स्थान जो है वो गुजरात, गुजरात का काठियावाड़ी। गिर काठियावाड़ी है। काठियावाड़ एक जगह है, वहां की है काठियावाड़ी। ठीक है, तो गिर काठियावाड़ी। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गिर बाई काठियावाड़ी। एक मूवी आई थी ना काठियावाड़ी, उसी के ऊपर आप याद कर सकते हैं कि गिर बाई काठियावाड़ी। तो ये काठियावाड़ी है। बाकी गिर नाम का एक वन क्षेत्र है, उसमें इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जो कि कहां पर है? काठियावाड़ क्षेत्र में है। और काठियावाड़ कहां पर है? गुजरात में। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, गिर बाई काठियावाड़ी। इसको याद कर लीजिए यार, गिर बाई काठियावाड़ी। एक मूवी का वो सर्च करना, काठियावाड़ी कोई मूवी है क्या, सर्च करो काठियावाड़ी मूवी है क्या। तो गिर बाई काठियावाड़ी याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया गिर बाई काठियावाड़ी, ये तो हो गया। लेकिन इसकी दूसरी जो चीज है वो है गिर इन राजस्थान, यानी कि गिर जो है वो उत्पत्ति स्थल तो गुजरात है और अभी कहां पर वितरण स्थल कौन सा है? वितरण स्थल इसका है
राजस्थान। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ है वो हम इसका देखेंगे। तो वितरण स्थल इसका राजस्थान में है, और राजस्थान में कहाँ कहाँ है, अभी राजस्थान में है ना ये बहुत ऊंची जा रही है। अभी इस नस्ल के भाव भी ऊंचे हैं, कदर भी इसकी ऊंची है, और गिर नस्ल जहां पर भी पाली जा रही है ना उनके आदमियों के भी भाव ऊंचे हैं। वो मेरा फोन देना, आदमियों के भी भाव ऊंचे हैं, यानी अभी ये ऊंची है। अभी के टाइम में ऊंची कौन सी नस्ल है, ये है। और कहाँ ऊंची है, राजस्थान में ऊंची है। इसमें कोई फोन आ रहा है क्या, जैसे ये फोन आ रहा है ना अभी, तो इनको हम क्या करेंगे, है क्या मूवी है, नहीं नहीं है रानी काठियावाड़ी है ना, यस। तो रानी काठियावाड़ी मूवी है, तो गिर रानी काठियावाड़ी, ठीक है, उस मूवी के नाम से ही आप देख सकते हैं गिर रानी काठियावाड़ी। तो यहाँ पर जो है ना एक, उनको बोलो अभी गाड़ी ना डाले, हमें जाना पड़ेगा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ पर जाना है, अभी ना डालें। हाँ क्या नाम, गंगूबाई, गंगूबाई, अरे वाह नाम मिल गया भाई, गंगूबाई काठियावाड़ी। जो मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो ये गंगूबाई की जगह आप कर लीजिए गिरबाई काठियावाड़ी, है ना भाई, याद रह जाएगा गिर काठियावाड़। अब कई बार क्या होता है कि गिर का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन सा है, अब नीचे लिखा हुआ रहता है काठियावाड़, आपको यार गुजरात था और गिर वन क्षेत्र था, और दोनों ही नीचे नहीं है, तो क्या करें भाई, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो गिरबाई काठियावाड़ी, अब वो गंगूबाई थी ना, तो गंगूबाई की जगह गिरबाई काठियावाड़ी कर दो, ठीक है, तो सीधा सा सेटिंग हो गया, वो गंगूबाई काठियावाड़ी, ये जी से गंगूर, जी से गिर, तो गिर इन राजस्थान, गिर इन राजस्थान का जब भी नाम आता है राजस्थान में अभी ये ऊंची है ना। अब अभी ऊंची से 4 वर्ड आ रहे हैं, देखो राजस्थान में अभी ये ऊंची है, देखिए राजस्थान में क्या है, अभी ये ऊंची है, तो इससे क्या 4 वर्ड आ रहे हैं। पहला वर्ड आ रहा है कि भाई गिर जो है वो राजस्थान में अभी ऊंची है, राजस्थान में अभी ऊंची है ये, है ना, राजस्थान में अभी ये ऊंची है, क्यों, क्योंकि इसकी कदर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो राजस्थान में अभी ये ऊंची से क्या हुआ, ए से क्या हुआ, अजमेर, यानी राजस्थान में कहां मिलेगी ये सबसे ज्यादा, अजमेर में। इसके अलावा बी से क्या हुआ, भीलवाड़ा, यानी राजस्थान में ये भीलवाड़ा में भी मिलेगी, ठीक है। और ऊ से क्या हुआ, बोलो बोलो, देखो यहां पर ऊ से है क्या, सीधा सा उदयपुर, यस बहुत बढ़िया, ऊ से उदयपुर, और ची से चित्तौड़गढ़, यानी अभी ये वास्तव में ही ऊंची है चित्तौड़गढ़। तो अभी कहां मिलेगी ये, अभी ऊंची है, यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यहां पर आपको ये गिर जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो गिर कहां मिलेगी भाई, गिर अभी ऊंची है लेकिन बाद में तो गिरेगी ना, है ना, क्योंकि काठियावाड़ी क्या है, गिरबाई काठियावाड़ी तो है, यानी गिर, गिरी, इसको गिरी भी बोलते हैं, है ना। और इसका एक नाम और भी है, देखो देखो गिरबाई काठियावाड़ी हो गया, गिर मतलब गुजरात, काठियावाड़ में है, और गिर के नाम से ही वन क्षेत्र है, तो वन वो तो पूछते ही नहीं है, गिर दिया है ना तो नीचे गिर वन क्षेत्र नहीं देंगे, वहां आपको या तो काठियावाड़ी देंगे, ज्यादातर चांसेस गुजरात और काठियावाड़ी आने के ही है। तो काठियावाड़ी, गिरबाई, गंगूबाई काठियावाड़ी है ही। अब गंगूबाई काठियावाड़ी जो है उनके बारे में देख लेते हैं कि अभी यहां पर ऊंची है, गंगूबाई जो है, गिरबाई जो है वो अभी ऊंची है, ठीक है ना, यानी अभी ऊंची चल रही है ये। और कहां कहां है, देखो अजमेर, भी भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यानी अभी ये ऊंची है, ठीक है भाई। तो ये इससे उत्पत्ति क्षेत्र हो गया गुजरात वाला, लेकिन अभी ये राजस्थान में बहुत ऊंची है, मतलब राजस्थान में ये इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, और वितरण स्थल है इसका। अब निर्यात कहाँ होता है, देखो इसको ब्राजीली भी कहते हैं, यहाँ नामों में कहीं पर आया हुआ है ना, तो देखो अजमेरी, क्यों कहते हैं भाई गिर को अजमेरी, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, अजमेर में, राजस्थान में अजमेर में स्टार्ट की गई इसको। तो अजमेर वालों ने इसको क्या किया कि नहीं ये गुजरात की नहीं है, ये हमारी नस्ल है,
कह के इसको अजमेरी नाम दे दिया। अब भाई अभी तो आपकी होगी, आपने चुराई है इसको, है ना, अभी तो आपकी होगी, लेकिन ये थी किसकी भाई? थी तो गुजरात की ना। तो गुजरात गिरबाई तो काठियावाड़ी है ना, तो गिरबाई काठियावाड़ी है, लेकिन इसको अजमेर वालों ने चुरा करके नाम क्या दे दिया? अजमेरी। ठीक है, अजमेरी नाम दे दिया। अब इसके बाद इसका नाम जो है वो रेंडा भी पड़ा था, है ना, तो रेंडा नाम भी इसका अजमेर वालों ने दिया है कि हम चुरा करके लाए हैं तो इसको रेंडा कह देंगे, कहीं कहीं इसको रेंडी भी कह देते हैं। ठीक है, तो रेंडा नाम भी इसी से पड़ा है क्योंकि इन्होंने चुरा करके और किया है, तो रेंडा हो गई। कोई भी चीज़ जो है वो चुरा करके कहीं से अगर किसी फीमेल को लाते हैं, वो ला करके उसको रेंडा ही बना देते हैं, तो यहाँ पर रेंडा बना दी। अब यहाँ पर एक लिखा है सरमिली नस्ल, इसको देखना सरमिली क्यों है। मैंने बताया कि इसका सर जो है वो सूजा हुआ है। आप ऐसे मान लो कि ये पहले तो ऊंची चढ़ी, अब जो ऊंचा चढ़ेगा वो तो गिरेगा, ये तो तय है। तो अब पहले ऊंची चढ़ी फिर गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि नाम ही गिर है, तो गिरी भी इसको बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ नहीं है क्या? काठियावाड़ी। देखो काठियावाड़ के नाम से इसका नाम काठियावाड़ी हो गया, और इसको हम गिरी भी बोलते हैं। यानी ये गिरी वाली भी यही है कि कौन सी नस्ल गिरी? गिरी भाई, है ना, और गिर भाई काठियावाड़ी थी जो गिरी। तो यहां पर गिरी भी इसको बोलते हैं क्योंकि जो ऊंची चढ़ेगी वो तो श्योर है गिरेगी, और ये गिरी, लेकिन गिरी किस बल? ये सोचो कि गिर जो गिरी वो किस बल गिरी? ये सर के बल गिरी, है ना, और सर के बल जो ही गिरी तो सर जो है इसका सूज गया साहब। जैसे तवा होता है ना, ऐसे ही उल्टे तवे जैसा हो गया इसका सर। कैसा हो गया? उल्टे तवे जैसा। यानी कि सिर बड़ा, यहां देखो गिरी तो सिर पे, सिर के बल गिरी ना, तो सिर बड़ा, ललाट उभरा हुआ, और जब ललाट उभरा ना वहीं से मामला शर्म वाला हो गया। अब जैसे कोई भी गिर जाए तो यार, अब जब यार इतनी ऊंची चढ़ी थी और फिर गिरी है तो इसका मतलब शर्म तो आएगी ना, इसीलिए इसको हम शर्मिली नस्ल भी कहते हैं। लेकिन दूसरा जो शर्मिली से ये हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, जब भी ये गिरी तो सिर के बल गिरी, और सिर के बल गिरी तो सिर में आ गई सूजन, तो सिर में सूजन आई तो ऊपर की पलक जो है वो बड़ी हो गई और नीचे की पलक है छोटी हो गई, और ऊपर की पलक बड़ी होने से यूँ लगता है जैसे ढकी हुई है, और इसकी जो आंखें हैं वो ऐसी लगती है जैसे नींद में ही है, यूँ करके चलेगी, जैसे कोई यूँ करके चलता है ना, वैसे ही तो लगी। तो आंखें इसकी कैसी है? निद्रालु है साहब, नींद आने वाली आंखें हैं। तो यहाँ पर आंखें आधी खुली हुई, देखो आया हुआ है नहीं यार, आंखें आधी खुली हुई, यानी जिसको हम कहेंगे निद्रालु, यानी नींद वाली आंखें हैं, आंखें इसकी निद्रालु है। अगर हम देखना चाहें इसको कि साहब ये दिखती कैसी है, थोड़ा दिखाइए, तो देखो ये देखो आप, ये अब इसकी आंखें देख लो आप, आंखें बिल्कुल भी कम खुली हुई मिलेगी और ऊपर की पलक बड़ी मिलती है ना, ऊपर की पलक, आंखें सूजी हुई रहती है, कोई शराब पी के आ जाता है तो, लेकिन यहाँ शराब नहीं, गिरी है इसलिए शर्मा रही है। ठीक है, गिरी है इसलिए शर्मा रही है। सबसे बड़ी इसकी पहचान, ये जो हेड है, गिरने की वजह से हेड जो चौड़ा हुआ, यही इसकी पहचान है। आगे की जो आंखों के ऊपर की पलक है वो बढ़ गई साहब, जब सूजी तो आंखें भी सूजेगी, नीचे वाली तो सूजी नहीं, तो ऐसे करके आंखें लगता है जैसे धसी हुई है, यानी आंखें छोटी दिखती है, यानी शर्मिली दिखती है। ठीक है, दूसरी इसकी खासियत है पत्ती नुमा कान। ये देखो, ये जो कान है ना, ये पत्ती के जैसे रहते हैं, ईयर नॉच जिसे बोलते हैं। लेकिन कई बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस नस्ल के कान हुक जैसे होते हैं। यहां आप कपड़े टंगा सकते हैं, ये जो लास्ट का हिस्सा है ना, ये इस तरीके से रहता है ना, इस तरीके, जो टिप है वो एकदम से नॉच इस तरीके से रहता है, तो यहां पर आप कपड़े टंगा सकते हैं मेरे भाई। तो हुक की तरह कान किसके हैं? गिर के हैं। ये सबसे बड़ी पहचान। गिरी तो सर के बल थी, लेकिन इसकी जो पहचान है वो इससे होगी, कानों से। और देखो सींग, देखो कैसे है, सींग कैसे दिख रहे हैं, पूरा चंदा नहीं बन रहा है लेकिन आधा चंदा तो बन रहा है ना, तो ये अर्धचंद्राकार सींग है इसके, यानी सींग कैसे हैं? अर्धचंद्राकार, जैसे दूध तीज वाला चांद होता है ना, उसी तरीके से ये आपको सींग दिखेंगे। जहां से निकलते हैं मोटे होते हैं, और कान और सींग बिल्कुल नजदीक से निकलते हैं, इनके बीच गैप जो है वो बहुत ही कम होता है, कान और
सींग के बीच में। तो इस तरीके का ये इसका जो हेड है विशेष आकृति लिए हुए है भाई, तो उसी को हम समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए तो आंखें निद्रालु हो गई। अब कान जो हमने देखे, कान पत्ती नुमा, कैसे हैं भाई, पत्ती नुमा। ईयर नॉच, ये क्या है, कई बार ये वर्ड जो है वो इंग्लिश वाला भी उठा लेते हैं, तो यार आपको हालांकि नहीं पूछेंगे, क्या पता पूछ ही ले। तो ईयर नॉच किस नस्ल में पाए जाते हैं? अरे वाह क्या बात है, सल्यूट भाई। 106 लोग आज लाइव में शतक लगा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, सल्यूट आप लोगों को। चलिए, तो ईयर नॉच किस में रहते हैं? ईयर नॉच भाई इसी में रहते हैं, गिर में, यानी कान पत्ती नुमा होंगे और यूं पत्ती नुमा ईयर नॉच और हुक जैसे रहेंगे। लास्ट का जो हिस्सा रहेगा ना, अंतिम हिस्सा, आपने फोटो में इसमें भी देखा, उसमें भी देखा, अंतिम हिस्सा हुक जैसा रहेगा। तो लंबे कान, लटके हुए कान, बड़े कान, और लेकिन अंत में हुक बना हुआ रहता है, ये इसकी भाई विशेष पहचान है। तो अगर हमने सर को देखा तो सर देखते ही आप पहचान लेंगे, लगी है चोट, क्योंकि गिरी थी भाई, तो गिरी तो चोट लगी, और चोट लगी तो माथा जो है वो सूज के बाहर आ गया, और माथा जब सूजा तो भाई ऊपर की पलक भी सूज गई, और ऊपर की पलक सूजी तो भाई शर्म आ गई, है ना। शर्म आ गई, नीचे की पलक छोटी, ऊपर की पलक बड़ी, तो देखेगी तो यूँ लगेगा जैसे आंखें छोटी सी, आंखें बड़ी है, लेकिन ऊपर की पलक आंखों को ढक लेती है, ठीक है। तो ये हो गया कि आंखें आधी खुली हुई नजर आती हैं, जिसको हम निद्रालु बोलते हैं। और जब गिरी थी तो शर्मा गई, क्योंकि शर्माई हुई जैसी लगती है भाई। कोई अगर आंखें यूं यूं करके चलता है ना, हमें क्या लगता है, इस शर्म की वजह से ही आंखें आधी हो जाती है ना, तो वही है। तो इसी वजह से शर्मीली नस्ल होगी। तो रेंडा तो इन्होंने बोल ही दिया अजमेरी वालों ने, हट हमने छीना है, गुजरात की नहीं हमारी है, इसलिए रेंडा है, ठीक है ना। और वो जो रेंडा बना दिया इसको, ठीक है। और शर्मीली नस्ल है ही। अब देखो मैन एक चीज, काठियावाड़ से आई तो काठियावाड़ी हो गई। अब मैन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है ब्राजीली। अब आपको पूछ ले कि ब्राजीली कैसी है। ब्राजील वालों ने क्या किया कि साहब हम बनाएंगे इसकी गिर की गिरलैंडो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गिरलैंडो बनाएंगे। ये ब्राजील वालों ने सोचा, ऐसा मान लो। तो गिर से गिरलैंडो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अभी आई नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन रजिस्टर्ड होगी तो मैं आपको बताऊंगा। वाकई चर्चा में है और वाकई चीज़ है, जो कि हॉलिस्टीन और गिर का क्रॉस है। लेकिन गिरलैंडो आप यहां से समझ लीजिए, ब्राजील वालों ने गिर को ले जाया गया, ब्राजील वालों द्वारा गिर को ले जाया गया। और गिर वहां पर जब गई तो इसने इतना दूध दिया कि ब्राजील वाले खुश हो गए। और हमेशा अगर किसी को देवी वो मानते हैं ना, तो इसी को मानते हैं, गिर को, कि गिर देवी है। यानी उनके लिए गिर जो है वो भामासा साबित हुई। भामासा होता है ना, भामासा कौन होता है? हाँ, भामासा कार्ड नहीं, वो तो वसुंधरा जी का अलग था मैटर। लेकिन भामासा जो होते हैं, भामासा हमेशा पैसे देने वाले होते हैं, यानी कुछ ना कुछ देने वाले। तो ब्राजील को ये देने वाली गाय बनी भामासा, और भामासा बनी इस वजह से ब्राजीली लोगों ने इसको भामान नाम दिया। कौन सा नाम दिया? भामान। देखो यहां लिखा हुआ है भामान, यानी इसको भामासा होने की वजह से ब्राजील वालों ने भामान किया। लेकिन ये जब ब्राजील गई ना, पहले ऊंची थी, अभी भी ऊंची थी, लेकिन गिरी कब? जब ब्राजील गई तभी गिरी। आपने गाना सुना होगा ब्राजील वाला, ब्राजील सुना होगा, है ना। उसी गाने के ऊपर ये नाची ना, वहां पर ब्राजील में गई। अब जब नाचना तो आता नहीं था, और इसी वजह से गिरी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए गिरी क्यों? क्योंकि ब्राजील गाने में नाचते हैं ना भाई, बड़े बड़े गिर जाते हैं, और जिसकी आंखें खुली रहेगी वो ब्राजील में नाचेगा, वो तो गिरेगा ही ना। तो इसी वजह से ये गिरी, और ब्राजील में डांस किया इसने, तो ब्राजील में निर्यात हुई है, यानी ब्राजील वाले ले गए। लेकिन ये तो गिरी सो गिरी, लेकिन ब्राजील वालों को इसने धन्य कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी भामासा गाय है, यानी भामान उन्होंने नाम दे दिया। अब कहते हैं कि भाई भामान कौन सी नस्ल है? तो कौन सी है? गिर, ठीक है। तो गिर नस्ल ही भामान नस्ल है। बस नाम याद रखिए गिर। इसको थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं,
चलिए, तो गिर नस्ल कौन सी है भाई? बहामान नस्ल साबित हुई ब्राज़ील वालों के लिए, लेकिन ब्राज़ील वालों ने ही इसको गिराया है। इसका माथा जो सूजा है, ये आप मान लो कि ब्राज़ील वालों ने जब डांस लगाया तो ब्राज़ील में तो बड़े बड़े गिर जाते हैं। इसको बेचारी को यहाँ से गई थी, तो गुजरात से आई थी राजस्थान में। अब राजस्थान में तो यार वो चंग वगैरह तो चल सकता है, लेकिन ब्राज़ील चला दिया, तो इस वजह से ये गिर गई, और गिरने की वजह से ये सारा खेल यहाँ सर वाला रर वाला सब बिगड़ गया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन, ये कहानी हुई। अब देखो शांत स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल शांत। अब जब शर्मिली है तो भाई शांत ही रहेगी। तो शांत स्वभाव, मध्यम आकार इसका होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी गाया है, भारी नहीं कहेंगे इसको, मध्यम आकार की है, और गंठीला अनुमानित शरीर है, यानी एकदम बैलेंस्ड शरीर है इसका, कोई ना बड़ी है ज़्यादा और ना ही छोटी है। और गल कंबल की भी देखें तो है तो सही, लेकिन इतनी नहीं लटकती है जितनी लोला नस्ल की लटकती है। उस साहिवाल की लटकती है ना, वैसे इसकी नहीं लटकती है। और पूंछ जो है वो भी मध्यम आकार की है। साहिवाल की पूंछ क्या थी? नीचे थी, लेकिन इसकी पूंछ भी मध्यम है। लेकिन पूंछ साहिवाल की भी चाबुक नुमा ही थी, और इसकी भी चाबुक नुमा ही है। एक विशेष बात यह है कि साहिवाल जो दूध देती है, ये माना गया है सर्वे में कि वो 300 दिन दूध देती है। कितने दिन देती है? 300 दिन। हालांकि देती सबसे ज्यादा है। एक ब्यात में अगर ज्यादा दूध की गणना करें तो साहिवाल देती है, लेकिन लंबा दूध, हालांकि लंबी बार नाम किसका है? किसका नाम है लंबी बार? लंबी बार नाम साहिवाल का है, लेकिन दूध लंबी बार कौन देती है? गिर देती है। गिर कितना दूध देती है भाई? 325 दिन। सबसे लंबा दूध, लाइन लिख लीजिए, सबसे लंबा दूध कौन देती है? गिर देती है। 325 दिन दूध गाय देसी में कोई नहीं देती, यही देती है। तो सबसे लंबा दूध गिर देती है। होगी भाई बात? ठीक है। हालांकि ड्राई पीरियड इसका काफ़ी है, लेकिन ये रिकॉर्डेड यही है, तो रिकॉर्डेड को हमें मानना पड़ेगा। यहाँ तो बातें जो है ना, वो जो सामान्य बातें होती है ना, मेरा आप गिर का वीडियो देखोगे, डीडी रामावत चैनल पर मैंने गिर का वीडियो बनाया था, इसकी कमियाँ क्या क्या है, तो सारी कमियाँ मुझे जो मिली मैंने निकाली। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो है वो आंकड़े बोलते हैं ना भाई। यहाँ हम ऑथेंटिक सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं। वहाँ क्या होता है, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, लेकिन यहाँ सारी की सारी ऑथेंटिक चीज़ें होगी कि क्या है। तो रिकॉर्ड तो सबसे लंबा 325 दिन का रिकॉर्ड इसका बना। तो ये चीज़ें आ गई। अब सींग को भी देख लेते हैं। मैंने कहा अर्धचंद्राकार सींग होते हैं, यानी सींग जो है आधे चंदे की तरह होते हैं। तो क्या वाकई आधे चंदे की तरह? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दोनों तरफ चंदे बनेंगे। और सींग इसकी विशेष पहचान है। सींग साहिवाल की पहचान नहीं है, छोटे सींग होते हैं, इसीलिए उसमें डिहॉर्निंग भी कर देते हैं कई पशुपालक, लेकिन यहां सींग प्रमुख पहचान है। ठीक है, अर्धचंद्राकार सींग आपको इसी में मिलेंगे। आपने अभी देखा, ये देखिए, ये देखिए सींग। देखो, ये यहां देखो बड़ा किया था, ये सींग आपको दिख रहे हैं, लेकिन अभी ऊंची, यानी राजस्थान में जब आई ये ऊंची थी। गिरी तो कब थी? जब ब्राजील में जाकर डांस किया तभी गिरी थी, लेकिन ब्राजील वालों को धन्य कर दिया। बहामान, उन्होंने कहा ओहो बहामान, भामासा बन गई वहाँ, तो इन्होंने बहामान नाम दे दिया। और ब्राजीली भी इसी वजह से कहते हैं, ब्राजीली भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ब्राज़ील गई है ना, ब्राज़ील भेज दिया था, गई तो क्या है, इंडिया ने ही भेजा था। तो ब्राज़ील में इसने डांस किया भाई। उत्पत्ति स्थल आ गया, सब चीज़ें आ गई, क्या बच गया? अब रहा दूध। भाई दूध ये सबसे ज़्यादा तो नहीं देती, लंबा तो देती है ना, तो दूध ये देती है 1500 से 1800। ये क्या हुआ? तो दूध कितना देती है भाई? ये दूध देती है 1500 से 1800। ये रिकॉर्डेड बता रहा हूं मैं, जो रिकॉर्ड है। हालांकि आजकल तो गिर गाय रिकॉर्ड तोड़ रही है, बहुत अच्छा दूध दे रही है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो ऑथेंटिक आपको जानना चाहिए वो 1500 से 1800 लीटर दूध है। दूध में फैट अच्छा है, नो डाउट। साहिवाल का 4.5 था, तो इसका भी 4.5 है। और वजन का कोई दिक्कत नहीं है। वजन 540 नर का होता है, 386 मादा का होता है, यानी वजन लगभग 400 से 500, जब 1 क्विंटल ज़्यादा होता है लगभग नर का, तो वजन भी आ गया।
पूछ चाबुक नुमा आ गई। तो ये सारी चीजें आपको गिर की मिल गई है। ठीक है, अब गिर शर्मीली नस्ल क्यों है, मैंने बता दिया। गिरी तो शर्माई भाई। जब कोई भी डांस करता है, एक बात आप ही सोचो कि कोई डांस करता है, वो भी ब्राजील गाने पर डांस कर रहा है और गिर जाता है बेचारा, तो शर्माएगा ही नहीं यार, हंसेगा थोड़ी। तो ये बिल्कुल समय। दूसरा कारण ये हुआ, जब गिरी थी तो भाई सर जो है वो सूज गया, सर इतना बड़ा हो गया। तो सर बड़ा हो गया तो ऊपर की जो पलकें थी वो भी बड़ी हो गई, तो आंखें आधी खुली हुई नजर आई। इसीलिए इसको शर्मीली नस्ल भी कहते हैं। तो निद्रालु आंखें किसकी है, नींद में रहती है साहब। तो नींद में एक्चुअली तो नहीं रहती, लेकिन लगती है बेचारी। तो निद्रालु आंखें भी इसी की है। और कान तो इसकी विशेष पहचान है। ये कान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो इस गाय के। पत्ती नुमा कान, नीचे हुक रहेगा, कपड़े ढंगा दो साहब, हुक रहेगा। सींग अर्धचंद्राकार, बिल्कुल आधे चंदे की तरह सींग रहेंगे, बहुत ही शानदार। और ईयर नॉच, ये आ गई शांत स्वभाव, सबसे लंबा दूध देने वाली यही है साहब जो लंबा दूध देती है। हर एक गाय की विशेष पहचान है। सर्वाधिक दूध कौन देती है, सर्वाधिक दूध इंडिया में की देसी नस्ल। अगर राजस्थान की देसी नस्ल पूछ ले तो वो नहीं है, ये ध्यान रखना। राजस्थान की अलग आएगी और वो है थारपारकर, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। राठी का भी बाद में रहता है नंबर। तो राजस्थान की तो थारपारकर है, लेकिन देसी नस्लों में जहां राजस्थान का नाम नहीं लिखा हुआ है वहां साहिवाल है सर्वाधिक। और सबसे लंबी तो यही है, लंबी तो गायों में सबसे लंबा दूध देने वाली तो यही है, गिर ही। बाकी सब में ड्राई पीरियड बहुत होता है। ठीक है, आगे बात। तो मुझे उम्मीद है कि गिर के बारे में आपने सब कुछ चीज़ें सीख ली है। फिर भी यार एक दो बार जो चीज़ें बताई गई है पहले तो लिख लेना, और एक दो बार आप रिपीट करना। तो एक दो बार जब रिपीट करोगे ना, मन से बोलोगे कि भाई गिरी है तो गिरी है, लेकिन पहले ऊंची थी, अभी भी ऊंची है। राजस्थान में तो अभी भी ऊंची है, आप कदर देखो इसकी। कभी मुला मत लेना, अगर मोल करोगे तो 1 लाख से कम में मिलेगी नहीं। अगर आप इन अभी ऊंची वाले में चले जाओगे ना, अजमेर चले जाओ, भीलवाड़ा चले जाओ, उदयपुर चित्तौड़गढ़ चले जाओ, नहीं मिलेगी 1 लाख से कम में, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अरे साहब, मेरे एक मित्र हैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ से, तो वो बिल्कुल गिर गाय का पालन करते हैं। किशनगढ़ अजमेर के पास में ही है। तो अजमेर वाले भाई इसको इतना ऊंचा चढ़ाया इन्होंने, इतना ऊंचा चढ़ाया है, बहुत ज़बरदस्त ऊंची है। तो अभी तो ये राजस्थान में तो अभी ऊंची चल रही है। ठीक है, यानी ये 4 ही ज़िले हैं जहाँ पर ये ज़्यादा है। ठीक है, अब इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में और धीरे धीरे तो अब देखो आजकल तो जब ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना हुआ तो सभी जगह ये फुल हो गई। और ब्राज़ीली आई है, काठियावाड़ी है ही, गिरबाई काठियावाड़ी है ना। तो ये चीज़ें आप याद कीजिए। क्लास को एक बार समझ नहीं आती तो एक बार फिर से देख लीजिए, दोबारा देखते थोड़ी 2x करके देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, तो जल्दी से जल्दी आप कवर कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए, तो 2 गायें जो महत्वपूर्ण गायें, चर्चित गायें, शाही थी एक तो, शाही गंगा सिंह जी वाली है ना। शाही लोग कौन थे, गंगा सिंह जी, जो कि हनुमान जी के भक्त थे। तो अनूपगढ़ और गंगा नगर और उसमें रही ये साहिवाल, वो चीज़ें याद कर लीजिए। यानी इनको आपको भ्रमित नहीं करना है, नाम से सबको जोड़ दीजिए ताकि आप भ्रमित नहीं हो। गिर से तो अभी तो ऊंची है राजस्थान में, तो बाकी ब्राज़ील में गिरी है ना। और ब्राज़ील वालों को धन्य कर दिया जाए गिरो और चाहे उठो, लेकिन वहाँ धन्य कर दिया तो भामान होगी वहाँ जा करके। बाकी शर्मीली नस्ल है, ये है ही, आँखें आधी खुली रहती है। और ब्राज़ीली काठियावाड़ी नाम से आ गई। अजमेर वालों ने कहा नहीं, हम इसको रेंडा बना के रखेंगे। तो रेंडा बना के किसने रखा, अजमेर। रेंडा रिंडी बना दी, रेंडा और रिंडी भी इसी को कहते हैं। तो रेंडा रिंडी तो रेंडा रिंडी किन्होंने बना दिया, अजमेर वालों ने बना दिया। हस अजमेरी है ये तो रिंडी है। अरे भाई कहाँ से रिंडी है, या तो गुजरात से आई है। काठियावाड़ी, गिरबाई तो काठियावाड़ी थी, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई गंगूबाई काठियावाड़ी आ गई है क्या, उनको ये पता नहीं, मतलब कहते नहीं ये तो रिंडी है ना, हमारी रिंडी है, अजमेरी रिंडी। तो इस तरीके से उनका नाम जो था वो ये रख दिया गया। भाई जो भी आप लोगों को कुछ भी मान लीजिए पूछना हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो मेरे सामने कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स को एक बार फिर से चालू करता हूँ। बहुत बढ़िया अर्जुन सिंह जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अर्जुन सिंह जी, इतना प्यार आप दे रहे हैं। इसके बाद हैं करण बाजिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए ऐसे ही आप पढ़ते रहें, याद करते रहें, बस ये भ्रमित ना हो इसके लिए मैं ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं हम। अभी ऊंची वाली को तो हमने देख लिया, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। अब देखिए, हमने जब चर्चित नस्लों की बात आई तो साहिवाल के बाद हमने गिर को पढ़ा, लेकिन एक हमारी जो प्रमुख नस्ल है, राजस्थान की प्रमुख नस्ल है, उसके लिए हमें इस नस्ल को पढ़ना पड़ेगा और वो है लाल सिंधी। लाल सिंधी के लिए मतलब लाल सिंधी को हमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थान की कामधेनु के लिए। राजस्थान की कामधेनु कौन सी है भाई? राठी। राठी जो है, राठी गढ़ बीकाणा की, वो राठी गढ़ बीकाणा की जो है वो भाई, बीकाणा मतलब बीकानेर की, उसके लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें साहिवाल को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें थारपारकर को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों का मिक्स है, वो इन तीनों का मिक्स है। इस वजह से राठी जब आप पढ़ोगे, उससे पहले रा मतलब रा और ठी, ये जो है ना आर टी दोनों का, आर जो राठी है वो तो चलो राठी में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लाल सिंधी को पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरा मैंने बताया था ना सरस गाय दूध वाली, तो सरस गाय दूध वाली में भी क्या था? SRS। तो जो SRS था वो क्या था? पहला साहिवाल, दूसरा कौन सा था? राठी, और तीसरी थी लाल सिंधी। तो इसीलिए लाल सिंधी को पढ़ना महज आवश्यक है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। राजस्थान से इसका कोई इतना गहरा नाता नहीं है, बस एक ही नाता है कि इसने हमें राठी को दिया, ठीक है, क्योंकि राठी इसके क्रॉस से बनी हुई है, इसी वजह से इसका संपर्क है, तो हम पढ़ेंगे। ये नस्ल सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए पाली जाती है, लेकिन ये नस्ल जो है वो कुछ फार्मों पर ही पाली जाती है, यानी इसका जो संवर्धन है वो कुछ फार्मों पर ही हुआ है। लेकिन पूरी बात हम करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये आई कहाँ से है। लाल सिंधी सिंध, सिंध कहाँ है भाई? सिंध पाकिस्तान में है, तो ये भी सिंध से आई है, यानी कि पाकिस्तान से ये आई है। अब पाकिस्तान में सिंध हुआ, पाकिस्तान में कराची जो क्षेत्र है, कराची, कराची तो आप जानते ही हैं, तो पाकिस्तान में सिंध और कराची ये जो है ये क्षेत्र, सिंध कराची, इन क्षेत्र से, तो इसीलिए इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? ये आई तो पाकिस्तान से है। साहिवाल, मोंटगोमेरी, मुल्तानी पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान से आई ना, तो वो भी पाकिस्तान से आई थी, तो ये भी पाकिस्तान से ही आई है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। लेकिन इसका एक नाम है, वो है माही। माही किसका नाम है भाई? महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। अब देखो, आप अगर कभी मैच खेलते हुए देखते हो या आप कभी भी धोनी का जहां नाम आता है ना, वहां कोई मजाक में नहीं लेते, है ना, वहां सब इंटेलिजेंट मानते हैं, है ना। धोनी का जहां नाम आता है वहां इंटेलिजेंट मानते हैं, और धोनी के नाम पे ही इसका नाम जो है वो पड़ा गया माही। और माही क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान नस्ल है। अगर आपको पूछ ले कि बुद्धिमान नस्ल कौन सी है, तो बुद्धिमान नस्ल जो है वो माही, यानी जो इंडियन कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, उनका जब भी नाम आता है मजाकिया तौर पर नहीं लिया जाता, उनका नाम हमेशा बुद्धिमानी में लिया जाता है, पूरी टीम को संजो के चलने में, और सबसे सफल कप्तान में वो आज भी माने जाते हैं, ठीक है। अब तो खैर ले लिया संन्यास, लेकिन बुद्धिमान माही को माना गया है, ठीक है। तो बुद्धिमान नस्ल कौन सी है? माही नस्ल बुद्धिमान है। माही, रेड सिंधी। अब लाल सिंधी, रेड सिंधी एक ही बात है। दुधारू नस्लों में जो SRS आया था सिंधी का, वो सिंधी लाल सिंधी थी। आप कलर देखिए इसका, प्योर लाल मिलेगा आपको, यानी कलर की अगर हम बात करें तो गहरा लाल, गहरा लाल, कभी कभी थोड़ा थोड़ा भूरा रंग लिए हुए रहता है, बाकी गहरा लाल रंग किसका है भाई? नाम ही लाल सिंधी है ना यार, तो लाल सिंधी नाम है तो लाल रंग तो होगा ही होगा, ठीक है ना। लाल सिंधी तो लाल रंग तो होगा ही होगा। तो यह है लाल रंग वाली। तो अब देखिए रेड कराची लिख दिया। अब रेड सिंधी और कराची, भाई दोनों जो क्षेत्र है सिंध और कराची, यहीं तो इसकी उत्पत्ति हुई है। सिंध कराची वो वहीं पर है पाकिस्तान में। तो सिंध कराची ये जो क्षेत्र है सिंध कराची, तो यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, तो रेड सिंधी भी होगी तो रेड कराची भी हो गई। अब कोई कहते साहब रेड कराची, तो यार कोई दूसरी थोड़ी आएगी।
तो लाल जहां पर नाम आया वो यही है, लाल सिंधी, लाल कराची। अब ये शांत है, बुद्धिमान है, इसलिए इसको चेहरे को देखो, आप देखोगे तो बिल्कुल शांत है। मारा मारी करना इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, किसी की काम में टांग अड़ाना बिल्कुल काम नहीं है। बुद्धिमान नस्ल है, शांत है, बुद्धिमान है। ठीक है, अब इसके चेहरे को देखो, मैं आपको थोड़ा गौर से दिखाऊं। अब देखिए, देखिए आप बिल्कुल चेहरे को देखिए, एकदम से शांत। और नागोरी का देख लो, मार देंगे, काट देंगे, दिखती नहीं दिखती, बहुत तेज, क्योंकि नागोरी बेल तो भाई चर्चा में चलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल शांत, एकदम से शांत स्वभाव की, बिल्कुल शांत, लेकिन गहन है। मतलब अंदर ही अंदर मनन करती रहेगी, अगला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, सोचती रहेगी। इसीलिए इसको बुद्धिमान नस्ल कहा जाता है। तो लाल सिंह जी बिल्कुल बुद्धिमान है। तो लाल सिंह जी को बुद्धिमानी का अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि वो माही, ठीक है भाई। तो माही जो है नाम हमारे धोनी से मिला, और इसलिए इसको बुद्धिमान नस्ल कहा गया है। और लाल सिंह जी के नाम से आप कह सकते हैं दुधारू नस्लों में लाल सिंह जी, लाल सिंधी। ठीक है, तो ये लाल सिंधी है। और ये लाल सिंह जी आए कहाँ से हैं साहब? ये हैदराबाद में भी है। यानी अगर भारत में इसका उत्पत्ति स्थल बोले, हालांकि उत्पत्ति तो नहीं है, लेकिन हैदराबादी ने भी कह दिया नहीं साहब ये तो यहाँ की है। तो हैदराबाद में भी मानी गई है इसको, वितरण स्थल मान लीजिए, उत्पत्ति मान लीजिए राजस्थान में ये नहीं, जबकि बाहर हैदराबाद में। राजस्थान में वैसे तो ये सभी जगह है, लेकिन कोई विशेष इसका स्थान राजस्थान में नहीं है। जो बड़े फार्म है सिर्फ लाल सिंधी उन्हीं को दी जाती है, क्योंकि भाई पाकिस्तान वालों ने कहा कि ये हमारी रजिस्टर्ड नस्ल है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं दे सकते, आम आदमी को हम दे ही नहीं सकते, अगर कोई सरकारी ठप्पा लगा के आए तो दे दे। तो सरकारी ठप्पा जिस फार्म पर लग जाता है ना, उसी फार्म को लाल सिंधी दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती। सरकारी ठप्पा लगाओ तो लाल सिंधी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। तो लाल सिंधी किन को मिलती है? सिर्फ सरकारी आदमियों को मिलती है साहब। तो सरकारी कौन सी नस्ल है? सरकारी नस्ल यही है, लाल सिंधी। आप नहीं ला सकते, क्योंकि सरकारी नस्ल जो है हर किसी को नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? जो फार्म करते हैं सरकार के बड़े फार्म। अधिकतर जो बड़े फार्म हैं, फार्मी हाउस, जैसे नैनीताल या NDRI जो कि करनाल में है, इन्हीं के यहाँ ये पाई जाती है। इसका वितरण क्षेत्र सिर्फ फार्म पर है, बाकी नहीं है, कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि भाई पाकिस्तान वालों ने कह दिया कि ये हमारी सरकारी है, तो सिर्फ सरकारी आदमियों को ही देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो सरकारी नस्ल कौन सी? लाल सिंधी। बाकी देख लेते हैं। ये नस्ल दूध के लिए पाली जाती है, ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। फैट परसेंटेज वही 4 से 4.5 होगा। नर का वजन 500 और मादा का 400 होगा। दुधारू नस्ल तो है ही, यानी 1500 से ऊपर तो दूध देगी देगी। तो इसका रिकॉर्ड दूध जो कितना है, औसत दूध 1600 से 2200 है। ठीक है, 16-12 है इसका। तो 16-22 लीटर इसका दूध है प्रति ब्यात, यानी एक ब्यात में 16 से लेकर के और 2200 लीटर तक ये देती है। चेहरा का हाव भाव बिल्कुल हो गया। ये हो गया रेड कराची, हो गया उत्पत्ति स्थल, हो गया मजबूत उठा हुआ हम्प जो है वो अच्छा रहता है। हम्प थुई जो है वो अच्छी है। नर में भी बड़ी होती है, मादा में बड़ी। नर के कान जो है वो लटके हुए होते हैं, मादा के थोड़े से साइड में खिंचे हुए रहते हैं। वो ये कोई विशेष पहचान नहीं, इसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे। और इसमें देखो, अब दूध देने वाली है कि साहब दूध के लिए ही पालते हैं, तो जाहिर है दूध कहाँ से आएगा? अडर से ही आएगा ना। तो सुव्यवस्थित अच्छा अडर जो है इसका रहता है। सुविकसित अधिक दूध देने वाली दिखती है, मतलब ये दिखती भी दूध देने वाली है, ऐसा नहीं कि दूध देने वाली है। चलो 1600 से 2200 दूध देती है, लेकिन दिखती भी दूध देने वाली है। इसके अडर को देखें तो श्योर लगेगा, अरे वाह यार ये वाकई दूध देने वाली है। तो दूध देने वाली दिखती भी है। तो माही, धोनी, सहवाग को हमने साहिवाल से जोड़ा था। साहिवाल सहवाग बिल्कुल ढीला डाला आदमी, चले तो मोंटू को मार दे, और नहीं चले तो वाह, तो चले तो मोंटू को मार दे, धां धी मुल्तान का सुल्तान बन जाए। लेकिन यहाँ पर माही साहब ऐसा बिल्कुल एकदम से शांत है। ठीक है, और माही जो है वो लाल सिंह के नाम से
जाना जाता है, यानी लाल सिंधी के नाम से जाना जाता है। और कराची में उत्पात उसने मचाया ही था, तो रेड कराची क्षेत्र हो ही गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हैदराबाद भी इसे माही के शतक से यहाँ इसने दोहरा शतक लगाया था, तो हैदराबाद को भी जोड़ दिया कि साहब माही ने दोहरा शतक कहाँ लगाया, हैदराबाद में लगाया, तो हैदराबाद को भी जोड़ दिया। कराची में तो पाकिस्तान वालों को धोया ही था, तभी तो ये लाल सिंह कहलाया था, है ना। वहाँ पर ये लाल सिंह इसीलिए कहलाया था क्योंकि कराची में इसने ज़बरदस्त धोया था सबको। तो ये बातें हैं, कुछ याद रख लीजिएगा और कुछ दोहराइएगा, अकेले में दोहराइएगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब जान लेंगे। फार्मों पर कौन सी पाली जाती है साहब, सरकारी गाय कौन सी है, वो लाल सिंधी है साहब, ठीक है। दूध के लिए ही ये पाली जाती है और ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं, और राजस्थान से इसका लगाव कम है, इस वजह से इस भर्ती में इसके बारे में क्वेश्चन देखो आ भी सकता है, क्योंकि देसी नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल है, बाकी संभावनाएं जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावनाएं जिनकी है राठी और थार पारकर, उसके लिए हमने इसको पढ़ा, क्योंकि राठी में इसका भी अंश है। कोई कह दे कि राठी किसके संकर से, राठी जो है उसका उत्पत्ति स्थल नहीं है, मैं राठी भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी आगे देखिए। चलिए, तो उसके बाद ये आ गई कौन सी, लाल सिंधी आ गई। लाल सिंधी के बाद आहा, यहाँ पर एकदम से मज़ा आ जाता है भाई। देखो वाइट कलर की आ गई है, वाइट कलर की आ गई है, लेकिन आई ये कहाँ से है भाई, ये भी पाकिस्तान से है यार। 3 नस्लें जो राठी मतलब कि राजस्थान की कामधेनु को जिसने बनाया, तीनों ही नस्लें सारी पाकिस्तान से आई, तीनों ही नस्लें पाकिस्तान से आई। कौन कौन सी थी वो तीनों ही, थार पारकर, ठीक है, टी थार पारकर, रेड सिंधी आर, और साहिवाल एस। कौन सी थी, टीआरएस, टीआरएस मतलब टेररिस्ट, अब पाकिस्तान से आते हैं उनको टेररिस्ट ही बोलते थे ना। तो ये तीनों टेररिस्ट आए और राठी का निर्माण कर डाला, तो इसके लिए हमें उन दोनों को पढ़ना पड़ा। लेकिन ये तो भाई अपनी है, नारा थाका याद है कि नहीं है। हमारी मेन नस्लें कौन सी है, मुख्य नस्लें कौन सी है राजस्थान की, कौन सी है भाई, नारा थाका, यानी नागौरी, राठी, थार पारकर और कांकरेज। तो इनको तो भाई देखो तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, यही है, नारा थांका को तो तगड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए वो थार पारकर ये पहली नस्ल आई है जो आपके एक प्रश्न लेके ही आएगी, ये मान के चलना। थार पारकर को पढ़ लीजिए, इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। अब लोग कहते हैं कि थार पारकर यानी कि थार को पार करके आई है, यानी पूरे रेगिस्तान को पार करके आई है, लेकिन असलियत क्या है, असलियत यहां भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। उत्पत्ति कहां है इसकी, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कहां है, थार पारकर नाम का एक जिला है। इसको इसलिए थार पारकर नहीं कहा गया कि ये थार को पार करके आई है, जबकि इसको इसलिए थार पारकर कहा गया, पाकिस्तान में सिंध में, वही सिंधी सिंध में एक जिला है जिसका नाम है थार पारकर। सिंध प्रांत, सिंध जो स्टेट है उसमें एक जिला है थार पारकर, वहां पर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति स्थान इसका भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का थार पारकर जिला है जो सिंध प्रदेश में है। और इसी वजह से इसका जो कलर है स्लेटी ग्रे माना गया, तो कलर जो है वो ग्रे माना गया, इसी वजह से इसको ग्रे सिंधी भी कहा गया। ग्रे सिंधी कौन सी, ये, ठीक है, तो इसको ग्रे सिंधी भी कहते हैं, कई इसे सफ़ेद सिंधी भी कह देते हैं। तो सफ़ेद सिंधी यही है, ग्रे सिंधी जो है वो यही है। आगे भी हम 1-2 देखेंगे। तो यहां पर देखिए, अब इसकी पहचान जो आप देख लीजिए, रंग जो है वो घूसर स्लेटी है, सफ़ेद रंग ही है। मैन जो ये जुड़े हुए हैं ये सब सफ़ेद रंग के ही है, और सफ़ेद रंग की ये पहली गाय मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने मोहन भाई जो हमारे तैयार करते हैं ना ये स्लाइड वगैरह, उनको बोला कि यार जो सफ़ेद है उनका मुंह इधर रख देना यार, है ना, ताकि मुंह इधर रहेगा तो याद रह जाएगा कि हाँ यार सफ़ेद कौन कौन सी थी, तो सफ़ेद थार पारकर थी। रंग पूछेंगे
कि थारपारकर किस रंग की है, तो थारपारकर सफेद घूसर स्लेटी रंग की है और इसको कहा जाता है, अब ये सिंध की तो है ही, तो यहां पर क्या हुआ, थारपारकर यहां बिल्कुल सिंध प्रांत से है, तो सिंध की जब लाल थी तो उसको लाल सिंधी कहा, तो ये ग्रे है तो इसको ग्रे सिंधी क्यों नहीं कहा गया, तो ये आ गई ग्रे सिंधी, यानी थारपारकर को हम ग्रे सिंधी भी कहते हैं। ग्रे कलर की ये है, हालांकि ये पूरी वाइट है लेकिन बीच में ये ग्रे कलर की इसमें धारियां रहती है। पीठ पर हल्के काले भूरे रंग के धारियां, ये लीजिए हल्के काले भूरे रंग की धारियां जो है वो पीठ पर इसमें रहती है, बाकी सफेद रंग इसका होता है। तो सफेद घूसर रंग की ये है लेकिन पीठ पर हल्की ब्लैकिश धारियां, भूरे रंग की धारियां होने की वजह से इसको हम ग्रे सिंधी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं। और क्या क्या नाम है भाई, पहले नाम पे आओ देखें। अब देखिए यहां वास्तव में लिखा हुआ है नाम, ये लिखा हुआ भी है, देखिए ये रहा, सफेद या ग्रे सिंधी, ठीक है, ग्रे सिंधी। अब इसके अलावा इसको मालानी नस्ल भी बोला जाता है, मालानी नस्ल, ठीक है, तो मालानी भी है नस्ल, इसी को कहा जाता है मालानी, तो ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। और थारी, अब थारपारकर है तो थारी तो है ही, है ना, थारपारकर थारी है, तो थारपारकर और थारी ये तो दोनों सेम ही नाम हो गया, क्योंकि थारपारकर की है इसलिए थारी कहा गया है इसको, ठीक है। और ग्रे सिंधी क्यों कहते हैं, सफ़ेद या ग्रे सिंधी क्यों, क्योंकि ये जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो भाई यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। तो ये है थारपारकर का कुछ चीज़ें हैं इसकी। और आ गया थारपारकर की। अब देखिए इसकी बॉडी की बनावट भी कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं है। भाई विशेषताएं तो पूछी जाएगी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो नर में हम्प यानी थुई, यहां देखिए एक बात, बैल जुताई गाड़ी, यानी कि बैल जो है वो गाड़ी जूतने के काम में लिए जाते हैं, इसका मतलब ये द्विकाजी हुई। अगर आप दूध को देखेंगे ना तो दूध देखो 1600 से 2200 लीटर, 1600 से 2200 लीटर दूध कितना अच्छा है। यहां हमने पीछे देखा था लाल सिंधी पूरी तरीके से दुधारू है, उसका भी 1600 से 2200 लीटर है, तो साहब इसको दुधारू नस्ल क्यों नहीं कहा गया, भाई दुधारू तो है लेकिन ये द्विकाजी है, यानी जो दुबे जो था शिवम दुबे वाले ग्रुप में आती है। कहावत याद है क्या आपको, मन कहता है पी जाऊं 2 kg दूध सारा, है ना, तो वो जो दुबे ने 2 kg दूध पीने का सोचा था ना, उसमें वो आती है, ये नहीं आती, ठीक है। ये दुधारू है लाल सिंधी, जबकि थारपारकर क्या है, दोहरी है। भाई दूध अच्छा देती है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली, देखो यहां लिखा हुआ मिल जाएगा, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, और राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध वाली गाय है ये। अब हमें तो राजस्थान पर ही फोकस करना पड़ेगा, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, थारपारकर, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय थारपारकर है, जो कि दोहरी द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल। इसको दुधारू में पूछ लें, थारपारकर दुधारू नहीं है, इसको रजिस्टर्ड किया गया है द्विकाजी में, तो ये याद रखिएगा कि ये द्विकाजी नस्ल है। हो गई बात। इसके बाद रंग हमने देख लिया, और पीठ पर हल्के काले भूरे धब्बे धारियां होती है, तभी तो इसको ग्रे सिंधी बोलते हैं, सफेद रंग की वजह से इसको सफेद सिंधी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, दूध आ गया, फैट भी चलो 4 से 4.5% है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा है, फैट परसेंटेज भी। भार नर का जो 450 से 500 और ये 400 मादा का, ये तो कोई टेंशन नहीं है, वजन भार इधर उधर होता रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए बेहतरीन है, पूर्णतः राजस्थान के यानी रेगिस्तान के अनुकूल है। ये बात जो है वो वाकई इंपॉर्टेंट है, ये बात वाकई इंपॉर्टेंट है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए बेहतरीन, पूर्णतया रेगिस्तानी जो नस्ल कहते हैं ना, कि पूरी रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है, तो रेगिस्तानी नस्ल थारपारकर है, जो थार को पार करके आई है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से, ठीक है। तो ये है रेगिस्तानी। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है साहब, रेगिस्तानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी देसी गायों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। राजस्थान जहां पर कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी ये बहुत ही शानदार चलती है।
बहुत ही शानदार ये चलती है थार पारकर। राजस्थान की कामधेनु नहीं है ये, ध्यान रखना, लेकिन दूध सबसे ज़्यादा देगी। है राजस्थान की जो नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा दूध देती है, क्योंकि बाकी जो नस्लें हैं वो राजस्थान की नहीं है भाई। राजस्थान की नस्ल तो यही है, नारा थाका 4 प्रमुख नस्ल है, हमेशा नासा, वो चीज़ें अलग है। अब एक देखिए इसमें क्या होता है, एक विशेष कैपेसिटी इसमें होती है जो किसी गाय में नहीं होती। ये भी पूछ ले, रंग बदलने की क्षमता किस गाय में है? भाई थार जो है उसमें रंग बदलने की क्षमता है। थार आपको लाल, पीली, काली सब रंग की चलती है ना, कई रंगों में थार गाड़ियां चलती है। तो ये थार गाड़ी जो है इसकी रंग बदलने की क्षमता ज्यादा है साहब। तो रंग बदलने की क्षमता किसमें है? थार में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रंग बदलने की क्षमता भी थार में है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा थार की है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भी राजस्थान में थार पारकर ही है। ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको सीखना पड़ेगा। अब थार पारकर जो है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलेगी ये देख लीजिए। मेनली ये मिलती है जोधपुर में, जोधपुर में मिलती है, ये जोधपुर में मिलती है। वहां पर क्या हुआ था, जोधपुर में एक पाकिस्तान का जज आ गया था और वो भी यहीं से आया था। कहां से आया था? थार पारकर का ही था वो। तो थार पारकर नाम का एक जज था जो हाईकोर्ट में आ गया जोधपुर में, जिसको सब ने नाम क्या दिया, वो क्या है, बाल रखता था बड़े बड़े। यहां तो बड़े बड़े बाल नहीं है कुछ भी, ठीक है, लेकिन वो बाल बड़े बड़े रखता था, उसको सब ने जज बाबा कहा। जज कौन सा? कि जज बाबा। तो उनके नाम से ही ये जो नस्ल जहां जहां गई ना उसको भी जज बाबा कह दिया गया कि जज है बाबा है। जज कौन सा? आपने जज को देखा होगा, हमेशा ही वो एकदम शालीनता बैठा रहता है और लंबे लंबे बाल जिनके नहीं होते हैं ना उनके क्या करते हैं, जज की टोपी के बाल लगा देते हैं। आपने कभी देखा होगा? देखा क्या? यानी जज को हमेशा बाबा बना दिया जाता है। जो थार पारकर का था ना, पाकिस्तान से आया था जो जज हाईकोर्ट में यहाँ पर, वो तो जज बाबा ही था, तो उसको कहा गया जज बाबा। यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ये 4 जगह पर ये जज बाबा फैला हुआ है जो थार पारकर पाकिस्तान से आया था। ठीक है, तो थार पारकर राजस्थान में कहां कहां मिलेगी आपको? जज बाबा के पास मिलेगी साहब। जज बाबा को पता है, जो हाईकोर्ट जोधपुर में जज था ना उसको। तो जोधपुर से शुरुआत हुई लेकिन जज बाबा ने पूरा फैला दिया। जज बाबा, जोजे बाबा, जोजे बाबा। तो ये जो जज बाबा है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है भाई, ये हो गया। जज बाबा ने इतना इस थार पारकर को फैला दिया। गुजरात के कच्छ रण में भी ये पाई जाती है, देखो साहब ये भी है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नस्ल है जो मूलतः राजस्थान की मानी जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अगर कह दे तो गिर का नाम नहीं लेना है, आपको थार पारकर का कहना है, ठीक है। तो थार पारकर राजस्थान के कच्छ रण में भी पाई जाती है, ये वहां पर भी मिलती है, मतलब है ना। तो और कोई बात इसकी बची हुई नहीं है, सारी चीजें। हाँ, यहां देखिए गल कंबल मोटी, यानी इसकी भी गल कंबल जो है ना वो मोटी होती है, ऐसा नहीं कि छोटी होती है। ये गल कंबल वाली नस्लें है ना, लाल सिंधी में भी गल कंबल होती है, साहीवाल में भी गल कंबल होती है, क्योंकि शाही लोग तो शाही कपड़े पहनते हैं, वैसे होगी, और लाल सिंधी में भी हो गई, है ना। लेकिन थार पारकर में भी होती है। इसी वजह से ये तीनों सिम्टम इन्होंने दिए राठी को। गल कंबल वाला यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गल कंबल का नहीं दिया गया है। गर्मी में सहनशील नस्ल का, ये देखो, ये गर्मी में सहनशील नस्ल है, भारत के उत्तरी राज्यों में मिलती है। ये तो साहीवाल उसकी रेड सिंधी की बातें थी, सहनशील नस्ल रेड सिंधी को कहा जाता है गर्मी में, लेकिन मिलती कहाँ है? उत्तरी राज्यों में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो गल कंबल है, ड्यूलप जिसे बोलते हैं, ड्यूलप एकदम से लटका हुआ इसका भी है। उस साहीवाल के जितना तो नहीं है, क्योंकि शाही तो शाही होते हैं, लेकिन इसका भी थार पारकर का भी लटका हुआ है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है भाई, देख लीजिए, पूरी चीज़ें सीख लीजिए, कंप्लीट चीज़ें आ गई है, कोई बचा तो नहीं है। अब देखो शरीर, सींग जो है वो लंबे होते हैं, हालांकि यहाँ जो दिखाएगी उसमें सींग नहीं है।
जबकि रियल में सींग होते हैं। ललाट चौड़ा होता है लेकिन किसके जितना चौड़ा नहीं होता भाई, जो गिरी है उसका तो सूझ गया, तो गिरी उसका तो सूझ गया, लेकिन इसका भी लंबा होता है, मोटा, ललाट चौड़ा होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है। ये चीज़ें कभी पूछी नहीं जाती क्योंकि इन चीज़ों में क्या है, वेरिएशन आ सकता है। तो कोई भी एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आए तो इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता, जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है उन्हीं को पूछते हैं। ठीक है, तो 1600 से 2200 इसका दूध है। थार को ये पार करके आई है, इस वजह से ये जो है नस्ल, और जब थार को पार करके आई तो इसीलिए इसको मालानी नस्ल भी कहा गया है। मालानी नस्ल आ गया ना, मालानी नस्ल इसीलिए कहा गया है। और गलकंबल यहाँ पर आएगी, मोटी सुव्यवस्थित बैल जुताई के काम आते हैं, इसीलिए इसको ड्यूल पर्पज़ कहा जाता है। यानी कि सिर्फ दूध देने वाली नहीं है साहब, सिर्फ बैटिंग करने वाले नहीं है ना। कोई कहते कि साहब दुबे को आपने कैसे कहा, तो दुबे भाई यार वो तो द्विकाजी है, दोनों काम करता है नहीं। और बाकी अब जैसे मान लो कि हाँ आपके वैसे देखा जाए तो यार दूसरे जो विकेट कीपर होते हैं वो भी द्विकाजी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब रोहित शर्मा को ले लो, विराट को, कभी कभी ये 100 किया तो एक ओवर कर सकता है, लेकिन ये बॉलर नहीं है, नहीं कर सकते बॉलिंग, ठीक है। तो इस वजह से वो द्विकाजी नहीं है, शिवम दुबे द्विकाजी है। तो उसी के नाम पर वो 2 केजी दूध पीने की सोच रहा था ना, मन कहता है पी जाऊं 2 केजी दूध सारा, तो उसी में के अंतर्गत ये आती है। तो भाई ये था आज का मामला। तीनों नस्लों को आप पढ़िएगा, अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, और हर एक चीज़ की जो ऑथेंटिसिटी है, जो मैंने बताई है कि भाई इसको इससे जोड़ दीजिए, तो वो आप जोड़ करके और कुछ ना कुछ ऐसा सेट कीजिए ताकि आप कंप्लीटली याद कर सकें। 4 नस्लें अभी तक हमने पढ़ी है, तो इन चारों को अलग अलग पेपर में लिखिए, सबकी तुलना हालांकि मैं आगे करवाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नस्लें हमने चिन्हित की थी उनको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, नारा था का हमेशा ही नासा। तो वो जो नस्लें हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से संबंध रखती है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ नस्लें और भी जो इंपॉर्टेंट है, अपने आप में महत्व रखती है, उनको पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा की तिथि अभी तक आई नहीं है। तो 3 महीने का हमारे पास समय रहेगा, 3 महीने में हमें कंप्लीट कोर्स करना है, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो साथ साथ में याद करते रहिए, वेटनरी में कोई भी चीज़, पशुपालन की कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं